आज हम कॉलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उसका जो चैप्टर है सी जिसका वर्गांक है और मूल जो विषय फिजिक्स जो जिसे हम हिंदी में भौतिकी कहते हैं उसके बारे में जो वर्गीकरण संबंधी जो चीज़ें हैं उसका वर्गांक कैसे किया जाता है वो सारे हम पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में जो कुछ जो गणित में जैसे परमाणिक उपवर्ग यानी कि जैसे कैनोनिकल डिविजन्स कैसे जैसे C1 में फंडामेंटल्स उसके जो फंडामेंटल होते हैं बेसिक चीज़ें वो डाल दी है। C2 में प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ये मैटर की जो विशेषता अपने जो पदार्थ पढ़ते हैं ठोस द्रव गैस उसकी विशेषताएं प्रॉपर्टीज। थर्ड साउंड साउंड माने जो ध्वनि आवाज़ निकली वो C फॉर हीट जो ऊष्मा जो गर्मी जिसे कहते हैं और C5 में लाइट लाइट या रेडिएशन जिसे कहते हैं। C6 में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत और C7 में मैग्नेटिज्म जो चुंबकीय जो गुण वगैरह होते वो और C8 यानी कॉस्मेटिक हाइपोथेसिस इस तरीके से डाला है। अब फिजिक्स में ज़्यादातर आप कोई वर्गांक आएगा तो ये वर्ड लगभग लगभग जरूर आएंगे या हीट आएगा साउंड साउंड वाला आ सकता है लाइट वाला या मैग्नेटिज्म इस तरह की चीज़ें आ जाएगी या जैसे कोई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वगैरह वो आ जाएगी तो हमें आसानी से ये पता चल जाएगा कि ये फिजिक्स मूल विषय के अंतर्गत इसका वर्गांक होगा। अब इसमें थोड़ा इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। जैसे फंडामेंटल में जैसे क्या क्या चीज़ें दी जैसे मैटर है वेट है ग्रेविटी जिसे हम जो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं एनर्जी ऊर्जा स्पेस जो स्थान घेरती है जो स्थान और C16 टाइम। सेकंड हम देखते हैं कि C2 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इसका सूत्र भी अलग अलग दिया यानी ये जो परमाणिक जो भी वर्ग बनाए गए उनका अलग अलग का जो सूत्र होता है परिसूत्र जिसे उपसूत्र कहते हैं वो बनाया हुआ है। इसका भी है अलग अलग जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में प्रथम P और P2 है। अब इसमें सॉलिड द्रव गैस लिक्विड सारे इसमें P पार्ट में रहेंगे और उसके बाद जो इसकी जो प्रॉपर्टी है या उसकी विशेषताएं या उसकी जो खासियत कहें वो P2 में रहेगी जैसे लीनियर है वॉल्यूम में और ये सरफेस टेंशन होता है और जैसे ये वेलोसिटी वेलोसिटी जो गति होती है ना जिस तरह से गति से आती है वो है या कोई प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर दोनों आते कई बार वैक्यूम प्रेशर ऑफ गैसेज भी आया है कई बार या लिक्विड भी आया या सॉलिड भी आया ये सवाल सीधा यहाँ से बन जाता है। अब आगे और देख लेते ये जो साउंड है जो वॉल्यूम है जिसमें ज़्यादातर जो सवाल ये ऑडियो ऑडिबल साउंड इंफ्रासाउंड अल्ट्रासाउंड ये सीधा एज इट पूछा जाता है। जैसे कई बार आता है कि वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड या रिफ्रैक्शन या इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड या इंफ्रासाउंड में से कोई भी ये चीज़ पूछी जाती है या नेचर ऑफ अल्ट्रासाउंड या इंफ्रासाउंड तो इस उनके वर्गांक हम सीधा यहाँ से ये जो यहाँ से एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है और ये अल्ट्रासाउंड या इंफ्रासाउंड का ये 3 1 या जो भी 2 लागू होगा वो ले लेंगे बाकी ये एनर्जी पार्ट वाली ये इस तरह से लिया जाता है। अभी हम बेसिक इसका देख रहे हैं बाकी सवाल इसके बाद में आगे हल करेंगे। जैसे हीट में ऊष्मा में भी आता है जैसे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है इसे जनरेशन ऑफ कई बार सीधा सवाल आ गया तो C4 ये एनर्जी पार्ट में 1 इस तरीके से सीधा आ जाता है या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट तो C4:27 इस तरीके से इसके डायरेक्ट छोटे छोटे 2 नंबर के सवाल इसमें बन जाते हैं। आगे इसमें देखते क्या क्या बेसिक चीज़ एक बार देख लेते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स सीधा आ जाता C4:7 या नेचर ऑफ हीट तो C4:8 ये सीधा छोटे छोटे 2 नंबर के सवाल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब लाइट का हम देखें जो रेडिएशन जो प्रकाश जैसे इसमें अल्ट्रा गामा बीगा जो गामा रे है जैसे एक्सरे जो अपने हॉस्पिटल में होता है तो इसमें P के रूप में ये लाइट है रेड लाइट ग्रीन लाइट एक्सरे वगैरह ये है और उसके बाद इसके एनर्जी पार्ट में उसका जनरेशन यानी उसकी उत्पत्ति या वेलोसिटी या रिफ्लेक्शन जो परावर्तन जैसे हम कहते हैं या फोटोमेट्री ये एक और आपको आता है डिप्रेसिया या इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखना या ये डिप्रेशन आ सकता है या स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। तो ये हीट रेडिएशन एक और इसमें आता है लगभग जो सवाल आए हुए स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट या इस तरह के कोई एक सवाल आया था सन तो मुझे याद नहीं ये स्कैटरिंग का मतलब वो चमकना इस तरह से ब्लिंकिंग वगैरह होती है स्कैटरिंग डिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस ये सारे इसके एनर्जी के ऊर्जा पक्ष के जो भाग है और उसमें ये जो रमन इफेक्ट जो सीवी रमन ने जो एक सिद्धांत दिया था
जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उसका भी ये सीधा वर्गांक दिया। बाकी ये कॉम्पटन है, स्टारक है, ये विदेशी वैज्ञानिक रहे है, तो उनका जो वर्गांक है कालक्रम विधि से ऑलरेडी दिया, हमें एज इट यहाँ से उठाना है। जैसे इसमें नेचर ऑफ लाइट दिया हुआ है, तो ये कुछ चीज़ें जैसे एक क्वांटम, एक ये क्वांटम है और वेव है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी में देखें, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, जैसे अपने घरों में लाइट आती है, सिंगल फीस, डबल फीस, थ्री फीस, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। सिंगल फीस जैसे किसी के वो ओपन वेल वगैरह या कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह, वहाँ थ्री फीस वगैरह ये लाइट है होती है। जैसे उसमें ये पूछ लेता है जनरेशन ऑफ टू फीस, सेकंड फीस या थर्ड फीस, तो C6 जैसे टू फीस का ये 242। फिर एनर्जी पार्ट में जनरेशन पूछ ले या इंट्रोडक्शन पूछ ले या कोई भी पूछ ले, तो उसका ये एनर्जी पार्ट वाला भाग हम इस तरीके से लगाते हैं। एक बार इसका रफली हम देख लेते हैं, बाकी सभी के सवाल जो करेंगे। तो जैसे जो मैग्नेटिज्म, जो जिसे चुंबक कहते हैं, चुंबक में उसके ये डाई है, फेरा है, टेस्टेरियल, ये इसके पी पार्ट में रहेंगे। और इसकी जो एनर्जी पार्ट कहें या ऊर्जा पक्ष कहें, उसकी इंटेंसिटी या नेचर ऑफ ये रहेंगे। बाकी ये C7 थोड़ा सा छोटा ही है। अब ये उसमें 8 C8 ये कॉस्मिक हाइपोथेसिस ये दी हुई है। अब उसमें भी एनर्जी का है। बाकी ये स्पेशल, अब इसमें एक और चीज़ आपको आज मैं नहीं बताऊंगा कि किसी भी मेन क्लास में, अभी इसमें भी है और आगे भी आएगी मेन क्लास में। जैसे एक ये स्पेशल है और ये सिस्टम है। अब दो चीज़ें आती है, तो उसमें सबसे पहले ये सिस्टम आएगा, उसके बाद स्पेशल आएंगे, उसके बाद PMEST, इसके भी हम सवाल करेंगे। अब जैसे ये न्यूक्लियस का अभी एक सवाल आया था, अभी सूचीकरण वाले में एक वर्गांक आया था, तो उसमें बिल्कुल गलत दिया हुआ C9b। हालांकि C9b 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन कई बार जो एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसमें त्रुटियां होती है, तो वो सुधारने का जो दायित्व है वो भी हमारा ही बनता है। और इसमें ये न्यूट्रॉन के बराबर 1 है, ये मिसप्रिंट है। आप अपनी जो बुक में यहाँ पर 1 कर लेना, ये मिसप्रिंट है, छपा नहीं है। अब ये दो न्यूट्रॉन का, ये प्रोटॉन का, ये सारा इसमें दिए हुए, वहाँ पर नीचे जो न्यूट्रॉन है वहाँ 1 है। और उसके बाद जो फ्यूज़न और फिशन, अब ये जो फिजिक्स में आप जो पढ़ते हैं, पर 10th तक हमने पढ़ा है, बाकी जो जिनका विषय वो पढ़ते हैं कॉलेज लेवल तक। बाकी ये गामा रे, बीटा रे, पोजीशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हाई वैक्यूम, हाई प्रेशर, ये सीधे कालक्रम विधि से लगभग ऑटोमेटिक बने हुए पड़े हैं। जैसे लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो टेम्परेचर, ये सारे सीधे पूछे जाते हैं हमें। अब ये सिस्टम में भी कुछ दिए हुए, जैसे एक सवाल आपके जो असाइनमेंट, जो VMO का असाइनमेंट, उसमें कई बार है, जैसे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये CN1 फिर कॉमा लाइट का था C4, तो C4 नहीं आएगा, सीधा P आएगा। तो ये जो सिस्टम है, जैसे ग्रेविटी थ्योरी वगैरह, पहले ये आएंगे फिर वो आएंगे। अब जब सवाल आएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये हमने इसका जो बेसिक एनालिसिस क्या क्या चीज़ें वो देखी। अब हम इनके सवालों पर आते हैं। ठीक, जैसा कि वही सेम है, जैसे भौतिक शास्त्र या फिजिक्स में कोई भी पदार्थ है, उसके गुण है, ध्वनि, प्रकाश वगैरह, इनका आकारों का अध्ययन हम करते हैं। और गणित में जैसे वो ये कैनन्स थे, यानी जो प्रमाणिक वर्ग बनाए गए, उस तरीके से ये फिजिक्स भौतिकी में भी ये वर्ग जो बनाए गए, जैसा कि हमने पहले देखा। और उसमें आगे इनके सवाल लेते हैं कि जैसे जो जो बेसिक एक एक टॉपिक वाइज में इसमें लेते हैं। जैसे C1 फंडामेंटल, इसमें कोई सूत्र नहीं दिया, जो हमने देखा, जैसे मैटर का C13 था, 11, ये 14, जो भी सारे थे वो हमने देखे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है, उसको हम देखते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास है, तो सबसे पहले आप इसमें जाएंगे ये C2 मैटर में। अब सबसे पहले तो ये गिलास है, गैस देख लेते दोबारा। प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास, तो गिलास के 15 है, तो ये पी पार्ट में, ये पी पार्ट का ही भाग है, तो C2 15 हो जाएगा। C2 15। अब प्रॉपर्टीज का क्या है, प्रॉपर्टी का एनर्जी पार्ट में यदि मान लो नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी जो मैटर ऑटोमेटिक उसमें सेंस आ जाएगा। तो इस एनर्जी पार्ट में या P2 पार्ट में इसका नहीं है, तो इसका सीधा ही यही सेंस आ जाएगा।
C215, इसके एनर्जी पार्ट में नहीं है, तो इस मतलब ये प्रॉपर्टी जो मैटर में सीधा वो प्रॉपर्टी है इसमें, मतलब C2 में इसका सेंस आ गया है। अगला है शेप ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का क्या है, 16 है, तो C2 16 हो जाएगा, C2 16। अब शेप का देखते हैं, शेप का इसके P2 पार्ट में है 25, 25 और शेप, तो ये 2 के लिए कॉमा लगेगा, कॉमा 2 5। अगला आ गया प्रेशर ऑफ गैसेज। तो गैस का क्या है, C2 8, तो ये लिख देंगे आप C2 8। अब प्रेशर का हम देखेंगे, अब देखिए दो चीज आएगी आपके, प्रेशर का 7 है, वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर का 76। अब आपको ये समझना होगा कई चीजें से, जैसे ऊपर 7 बाद 7 6 8 9 जो भी ऐसी सीरीज चलती है, तो उसमें ऊपर वाला ये इसमें समाहित होता है, वो शामिल होता है, इंक्लूड होता है। तो वैक्यूम प्रेशर आ जाए तो ये 76 करना, और प्रेशर आ जाए तो आप 7 करना, ये इसके P2 पार्ट में, तो कोमा लगा के 7 लिख देंगे, कोमा 7। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का ये 16 था, और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का 8 है, सो C2 16 8, C2 16 कोमा 8। अगला ये सवाल है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, तो ये गैसेज का ढूंढेंगे इसमें C2 8। अब डिफ्यूजन हमें देखना है, डिफ्यूजन का 93, कोमा 93। अब इसमें एनर्जी पार्ट नहीं है, सिर्फ P2 ही पार्ट है। अगला है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, C2 सॉलिड का है 1, C2 1 21। और फिजिकल प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी मतलब ये सेंस तो यही 2 का ही रहेगा, अगर फिजिकल अलग से है तो वो जोड़ देंगे, नहीं तो यही इतना ही होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है तो सॉलिड का C2 1 ही रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में ये प्रॉपर्टी सेंस समाहित है, C2 1। अगला है वैक्यूम प्रेशर ऑफ गैसेज, ये ऊपर भी सवाल, ये सिर्फ प्रेशर आया था, ये सेम टू सेम सवाल है, वर्गांक सेम टू सेम है, C2 8, और वैक्यूम प्रेशर का मैंने बताया था 76, ये सबसे लास्ट में ये पड़ा है, ये प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर इसमें समाहित है। ठीक, इतना हमने ये समझ लिया, ये बेसिक चीज़ें। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से अब बताना चाहूँगा कि इसके आगे जो भी जैसे ये 2 था, 3 है, 4 है, 5 6, उसमें यदि ये सॉलिड द्रव गैस यानी सॉलिड क्रिस्टल गैस ये चीज़ अगर पी पार्ट के रूप में आती है, तो उनमें ये जैसे नहीं दी हुई है, तो वो चीज़ हम यहाँ से लेंगे, C2 से ली जाएगी। यानी कि ये जो आपस में जो मुख्य जो वर्ग है, वो एक चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर जैसे हीट है, सॉलिड की हीट का पूछे या क्रिस्टल की हीट का पूछे, तो वो ये जो
जो पी वाले जो भाग है, ये C4 के बाद ये पी पार्ट है, सीधा उसमें जुड़ जाएगा। आगे इलेक्ट्रिसिटी सभी में वो चीज़ें हम C2 जो मेन ये कॉनोनिकल या परमाणु उपवर्ग से हम लेंगे। ठीक है, तो मैं ये C2 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के जो बेसिक सवाल थे वो हमने समझ लिए। और इसमें भी आपको कोई दिक्कत आई हो या ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये साउंड वाले कुछ सवाल लेते हैं। अब साउंड वाले किस तरह के सवाल हैं, जैसे इसमें P2 जो P पक्ष है इसमें विभिन्न प्रकार की जो साउंड है, जैसे अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड वगैरह वो है। और एनर्जी पार्ट में इससे संबंधी जो भी जो समस्याएं वगैरह वो आएगी, जैसे इनका जनरेशन वगैरह वगैरह वो। अब इंफ्रासाउंड जो C3, अब इंफ्रा के कोड हम यहाँ से देख लेंगे। C3 इंफ्रा के है 2 और अल्ट्रा के है 3। अब इसमें पढ़ने में बोलने में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा हमें ध्यान से लेना पड़ेगा। इंफ्रा के 2 है और अल्ट्रा के 5 है। इंफ्रा के 2 है। अगला है जनरेशन ऑफ साउंड। तो सबसे पहले साउंड का C3 हो जाएगा और जनरेशन का एनर्जी पार्ट में 1 हो जाएगा। तो C3 एनर्जी पार्ट कोलन 1, C3:1 इस तरीके से होता है। जैसे एक और अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड। अब ये साउंड का है तो हमें सीधा एक बार मालूम पड़ जाएगा कि ये साउंड वाले सी में जाना पड़ेगा, यानी C3 में। C3 और ऑडिबल है, ऑडिबल का C3:1 हो जाएगा, C3:1। अब हमें वेलोसिटी इसके नीचे होगी, ये एनर्जी पार्ट ऊर्जा पक्ष में ये 21 वेलोसिटी का मतलब जो गति होती है उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो ऊर्जा पक्ष एनर्जी पार्ट 21:21। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेचर ऑफ इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड का C2 हो जाएगा और नेचर का क्या है एनर्जी पार्ट में 8 है। तो C3 यानी C32 C32 और नेचर का है 8। अगला है वेलोसिटी साउंड थ्रू लिक्विड। वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो पहले तो साउंड का ले लेंगे C3। अब लिक्विड का अब इसकी एनर्जी में है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहां से लेंगे। इसमें एनर्जी में नहीं है तो लिक्विड का क्या है, ये P2 में ये लिक्विड का है 2 और 5, यानी ये इसकी मेन क्लास भी साथ में आपको लेनी पड़ेगी, तो उसका सेंस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड से आ जाएगा। तो C2 लिक्विड का कितना है 5 है। तो ये उसके ऊर्जा पक्ष में आएगी। और अगला वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का क्या था 21। अब जब ये एक चीज हम वहां से लेते हैं तो ये सेकंड पी के रूप में आ जाती है, जैसे एनर्जी पार्ट भी और फिर क्या है 2p है, तब सेकंड पी के लिए हम कॉमा लगाएंगे। वेलोसिटी का क्या 21 है। हाँ पूछो। हाँ कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है।
जैसे वैसे ही चलेंगे जैसे आपको मतलब सहूलियत हो, ठीक है। अब हीट में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो सबसे पहले इसमें हम जाएंगे, हीट का C4 है। अब एब्जॉर्प्शन का हम इसमें देखेंगे 27, C4:27, C4:27। अगला है रेडिएशन। इसमें रेडिएशन का ये दे रखा है 25। अब ये एक आपको कंफ्यूजन भी कर सकता है कि अगला जो लाइट और रेडिएशन है उसमें भी ये सवाल, मतलब ये रेडिएशन दिया हुआ। अब ये तो इसको गहराई में वही समझ सकते हैं जो जिनके फिजिक्स है, जो यूनिवर्सिटी लेवल में वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन हमें वर्गांक में ये C4:25। हालांकि क्वेश्चन में जब आगे आता है जो लाइट और रेडिएशन का, उसमें ज़्यादातर लाइट का ही यूज़ किया जाता है, तो इसका C4:25। (25). अगला थर्मोडायनेमिक्स इसके जस्ट पीछे होगा। पहले हमने जिसका बेसिक चीज़ देख रहे थे ये थर्मोडायनेमिक्स, तो सी ये इसके एनर्जी पार्ट में, ऊर्जा पक्ष में C4:7, C4:7। नेचर ऑफ हीट यानी ऊष्मा की प्रकृति, ये C4 नेचर का नीचे होगा। नेचर ऑफ हीट 8 है, तो C4:8, C4:8। तो इसके बेसिक सवाल लगभग बेसिक चीज़ इसकी यही है। बाकी जैसे इसमें और भी गहराई से अभी कोई इतने सवाल मुझे मिले नहीं है, न तो आपकी पाठ्यक्रम की पुस्तक में, न यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए। अब अगला इसको आप लाइट कर दें, लाइट या रेडिएशन, जो विकिरण कहते हैं, जो रेडिएशन आता है, जैसे इसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह है या लाल रंग की लाइट है वगैरह उसके। अब जब और इसमें भी वही है, जनरेशन भी है, जो इनका जो रेडिएशन का निकलना, प्रोपेगेशन, इसकी भी वेलोसिटी है। अब इसके कुछ हम जो बेसिक सवाल है वो हम ले लेते हैं। जो पी पक्ष में जो विभिन्न प्रकार के प्रकाश के प्रकार है, उनकी किरणें वगैरह वो आएगी, और ऊर्जा पक्ष में इनके जो अलग अलग समस्याएं, क्रियाएं वगैरह फैला। हाँ बोलो। नहीं नहीं, देखो सभी यूनिवर्सिटियों में आपने जो पेपर देखा उसमें ये लिखा हुआ कॉलन क्लासिफिकेशन मतलब अलाउड है। आप यानी लैंग्वेज आती है कि द्विबिंदु वर्गीकरण प्रयोगार्थ उपलब्ध है, ये दो कंडीशन है। या एक ठीक है। अब हमारे यहाँ राजस्थान में तो लगभग सभी रीजनल सेंटर पर ये कहा गया कि जो कॉलन बुक आपको स्टूडेंट को लेकर आनी है, क्योंकि उतनी बुकें वहाँ पर है नहीं। कई रीजनल सेंटर जैसे जयपुर या जो कोटा है वो वहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। सभी यूनिवर्सिटी में ये बुक ले जाने की छूट रहती है सभी यूनिवर्सिटी में। या तो आपको छूट रहेगी या वो यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम हॉल में प्रोवाइड कराएगी। मैं ये कहता हूँ कॉलन आपको खुद लेनी चाहिए, आप खुद प्रैक्टिस कर सकें। नहीं देखो, उसकी आपको एक भी डीडीसी की एक भी बुक आपको रिकमेंड नहीं है, क्योंकि डीडीसी मार्केट में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 10-12 हज़ार 15 हज़ार से ऊपर है फिलहाल रेट, वो न तो कोई स्टूडेंट खरीद पाएगा। ठीक है। और उसका एक समरी आती है लगभग 20 एक पेज की, आगे पीछे 10 पेज में वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। बाकी उसका पीडीएफ है, पीडीएफ मेरे पास पड़ा, वो पीडीएफ आपको भी बताऊंगा। उसमें आपको पढ़ना कैसे, घर पे बैठ के कैसे पढ़ना, एक भी प्रिंट नहीं निकालना, आप आराम से वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। मैं भी वैसे ही पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको डीडीसी में।
कॉलन से डीडीसी आसान है, क्यों? इसमें क्या इधर इधर ढूंढना है, उसमें लगभग ज्यादातर बने बने बाकी वो टेबल है लगभग वैसे ही, ठीक ठीक इसी तरीके से, लेकिन ये तो उससे थोड़ी आसान है। ठीक, अब क्यों आपको लग रहा होगा भाई, देखो किसी को डीडीसी आसान लगती है, किसी को कॉलन लगती है। जो अब जैसे आप अभी कॉलन, आपको आपको ये आसान लग रही है, अब डीडीसी जब हम पढ़ना शुरू करेंगे 8-10 दिन बाद, वो भी आपको आसान लगेगी कि नई चीज। एक दिमाग में टेंशन रहती है कि हमारे पास बुक्स नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे, पर डीडीसी की बुक्स नहीं है, तो स्वाभाविक है हमें चिंता होना लाजमी है। ठीक है, अभी 1-2 दिन बाद अपन डीडीसी भी शुरू कर देंगे। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि इसके कुछ वर्गीकरण के कॉन्सेप्ट आपके मतलब को समझ में आने लगे, तब दूसरी नई पद्धति शुरू करें, मेरा ये सोच थी। ठीक है, चलो। मतलब मैं खुद भी पढ़ा हूँ, दूसरों को भी पढ़ा है, तो मुझे अनुभव है कि आपको दिक्कत कहाँ आ गई वो भी मुझे पता है। ऐसा नहीं कि इस साल मैंने पार कर दिया, मैंने तो लॉकडाउन से उसी टाइम मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूँ। कई लोगों के कमेंट्स आते, तो मुझे इस चीज़ का अनुभव है। अब ग्रीन लाइट, ठीक है, अब आप ये रेडिएशन कोमा यहाँ पर आप लाइट कर देना, आपको समझ में आ जाए। वैसे यहाँ लाइट 1 लिखा हुआ पड़ा है, तो ग्रीन लाइट था, तो ग्रीन लाइट C5, और इसी के पी पार्ट में 15, C5 15, C515। नेक्स्ट है ब्लू लाइट, ब्लू का क्या है 16, तो C5 16। अगला है अल्ट्रा वायलेट रे, रे भी किरण होती है। अल्ट्रा वायलेट कितना है 2 है, यानी C5 2, C5 2। उसके बाद गामा, गामा भी इसकी अल्ट्रा बीटा गामा पास में होगी, गामा का है 4, C5 4। अगला है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का तो 1 हो गया, तो C5 1, ये 1 नंबर पे 1 है, तो C5 1 लिख देंगे पहले, C5 1। और उसके बाद वेलोसिटी का इसके एनर्जी पार्ट में 21। अब एक चीज आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब जैसे वेलोसिटी का यहाँ भी 21 है, और इससे पिछले वाला जो अपने पढ़ा था जो साउंड वाला, उसमें भी 1 है। ठीक है, अब इसमें क्या कई चीज़ें कॉमन होगी, उसका एक सिद्धांत है, हेल्पफुल सीक्वेंस। ऐसा सीक्वेंस जो हमें हेल्प करे, ये वर्गीकरण सभी पद्धतियों में, जैसे वर्ल्ड के लिए सभी में 1 है, या ऐसे कई चीज़ें वो सभी में कॉमन। इसमें जैसे वेलोसिटी आएगी फिजिक्स में कहीं हो गया, एनर्जी पार्ट में, चाहे उसका मूल जो मेन जो परमाणु क्लास कोई भी हो, कहने का मतलब जैसे चाहे साउंड भी हो, हीट भी हो, कोई भी हो, वेलोसिटी का 21 होगा। और उदाहरण के लिए जैसे जनरेशन का 1 ही होगा। ये चीज़ें इसमें कॉमन दी हुई है, वो सब में कॉमन है। वो इसलिए दी कि हमें हमारे दिमाग में एक क्या एक समानता बनी रहे, और एक स्मरण रहे कि इसका ये मतलब एक समानता के रूप में। वो ये थ्योरी की डीपली में अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका वेलोसिटी का 21 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। पहले तो एक्सरे की ओर ले लेंगे, एक्सरे का 3 है, C5 3। अब डिफ्रैक्शन, अब देखिए, अब जैसे ये यही सवाल मान लीजिए, ये सवाल है, जैसे इसमें आपको एक्सरे का पता चल गया एक बार, या एक्सरे एक्सरे का भी पता नहीं चलेगा, एक उदाहरण के लिए। अब दूसरी चीज है, तो इसी के बाद ही होगी, इसके बाद ही होगी, इसके में आपको पीछे देखना है। जैसे यहाँ तक लास्ट तक देखा, इसमें नहीं है, तो इसके अगला जो कॉलम यहाँ से शुरू है, यानी कि अगला जो ये क्लास शुरू हुई उससे पहले हमें मिल जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ। इसमें देखा तो इसमें एक एक करके उदाहरण देखने। हाँ हाँ, अच्छा, एक चीज और है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि जैसे वो चीज आपको नहीं मिला, कहने का मतलब है कि ये जैसे आपको ये चीज नहीं मिली, कहने का मतलब
एक्सरे आपको नहीं मिला, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता, तो इसके पीछे डिक्शनरी है, पेज नंबर 2.125, वहां से डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये डिक्शनरी है, अब इसमें अल्फाबेटिकली दी, हम एक्सरे ढूंढते हैं, एक्सरे लगभग सबसे लास्ट में होगा। अब यहाँ पर जो डब्ल्यू के बाद एक्स है, एक्सरे लगभग हमें मिल जाएगा। ये एक्सरे क्या आप देख रहे हैं, एक्सरे क्या C5P3 के C5 के P पक्ष में 3, ये यहाँ कहने का मतलब कोई चीज ऐसी वो अल्फाबेटिक लगभग मिल जाती है, तो आपको सीधा C5 में जाना सीधा। नहीं नहीं, वो आपको हिंट देगा। जैसे डीडीसी में भी एक जो टेबल, सॉरी, बुक नंबर 3 है, वॉल्यूम नंबर 3 है, उसमें सारे वो वर्गांक कौन सी चीज कहाँ पे वो है, उसका मैं यूज करता नहीं है, वो वैसे वहां जाने के लिए है, क्योंकि उससे हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो मान लो जैसे अभी आप सीखोगे, सारा सीख जाओगे, तो ये चीजें आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी वहां देखना। शुरुआत में आपको वहां देखने की दिक्कत आ सकती है कि वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है, लेकिन एक महीना भर बाद ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा ये चीज वहां पर हमें मिलेगी। हाँ, अभी जैसे अभी आप जैसे यहाँ सीख रहे हो, जैसे ये तो आज के जैसे सवाल इसमें से हल करो, ठीक है, 2-3 क्लास होगी, तो अब फिर क्या मैं पीछे वाले वो क्वेश्चन का आपको कराता रहूंगा, तो वो क्या, अब जैसे इसमें ए से जेड तक 26 चैप्टर होते, कितने, 26 से लगभग 26 चैप्टर है, तो 26 चैप्टर एक बार पढ़ते जाएंगे, पीछे वाला अगर हम छोड़ेंगे तो हमें तो याद तो नहीं रहेगा न। तो उसकी हम बराबर डेली के 10-10 क्वेश्चन मान लो डेली के अपन करते रहेंगे, वो आपके दिमाग में स्मरण रहेगा, क्योंकि ये नई चीज हमें दिमाग में बिठाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। मैं यही यूज करता हूँ, शुरुआत में वो पीछे वाला भी यूज करता था, जब आपके टाइम में कोर्स कर रहा था, उस टाइम मैं भी यूज करता था, सभी यूज करते हैं। डिफ्रैक्शन का था एनर्जी पार्ट में 55:55। अगला है रिफ्रैक्शन ऑफ गामा रे, यही रिफ्रैक्शन इसी के जस्ट पास में ही है। गामा रेज का ढूंढेंगे, ये रिफ्लेक्स, ये अब यहाँ ध्यान रखना ये चीज, एक स्पेलिंग का भी फर्क वर्गांक चेंज करता है, रिफ्लेक्शन का 22 है और रिफ्रैक्शन का 23 है, और गामा रेज का 4 है, तो C5 और रिफ्रैक्शन का 23 है और रिफ्लेक्शन का 22 है। अब जो कालक्रम विधि से, जैसे इसमें ये दी हुई वेव का, जैसे वेव का कोई आ जाए तो उसके ये वर्गांक, ये C5 और ये वेव का ये :8K9 होगा, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो ये सीधे वहां पर बने हुए पड़े हैं। और क्वांटम का भी इसमें, क्वांटम का ये रहा, ये C5:8N, इस तरीके से, ये मतलब बाई सी डी का मतलब क्रोनोइकल डिवाइस, यानी कालक्रम विधि। इसकी विधियों के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, 2-4 ये अध्याय और कर लें तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, अभी बेसिक चीजें इसकी ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये रमन इफेक्ट का भी सवाल आता है, तो रमन इफेक्ट किस पे था, लाइट पर था, तो लाइट का C5 ये 1 हो गया, और रमन इफेक्ट का थोड़ा ऊपर ये दिया हुआ पड़ा है, ये मैंने शुरू में आपको बता दिया था, ये रमन का 38 एन का मतलब 1900, जो सन के लिए 1928 में सीवी रमन ने ये प्रकाश का वो सिद्धांत, मुझे याद नहीं, उसमें खोज की थी और उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब इसमें ये
कालक्रम विधि से 1928 में प्रकाश के प्रभाव पर आविष्कार किया था, N28 के रूप में ये दिया हुआ है। ये तो बनी बनी हुई चीज़ें हमें वहाँ पर जमानी है। अब C6 जो विद्युत है, जो लाइट जो हमारे घरों में, उद्योगों में ये यूज़ की जाती है। जो पी पक्ष में विभिन्न प्रकार की जो विद्युत है, जैसे सिंगल फेस, डबल फेस, ट्रिपल, थ्री फेस सारे, और उसमें एनर्जी पार्ट में उनकी जो समस्याएं वगैरह वो उसमें आती है। इसमें जिसमें ये जो डायरेक्ट कुछ बेसिक सवाल, ये जैसे टू फेस आ जाए तो C6, और ये पी पार्ट में 242 यानी 6242, थ्री फेस आए तो 6243, इस तरीके से ये या डायरेक्ट करंट आ जाए तो C623, ये सीधा इसमें पड़ा है। बाकी इसमें और जनरेशन में वगैरह में आएगा तो ये अलग बोलेगा। अभी देखो जनरेशन के लिए सभी जो फिजिक्स वाले चैप्टर में 1 रखा है, वेलोसिटी के या इसको कंडक्शन के लिए ये दी हुई है। तो लगभग ज़्यादातर जैसे ये प्रोपेगेशन का, इसमें भी 2 था एनर्जी पार्ट में, और इसमें भी 2 है, तो ज़्यादातर सिमिलरिटी रहती है, वो मतलब वो उसका बेसिक वो चेंज हो जाता है। जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जनरेशन का 1 है और इलेक्ट्रिसिटी का C6 है। अब ये सवाल हम करते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ टू फेज इलेक्ट्रिसिटी। अब टू फेज का सबसे पहले हम वर्गांक लाएंगे। टू फेज के है C6242, 6242, और प्रोपेगेशन का 2 है, एनर्जी पार्ट में कॉलन 2, कॉलन लगा के 2। फोटो इलेक्ट्रिसिटी, फोटो उसके अगले पेज पे होगा, ये 44 थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, 45 फोटो इलेक्ट्रिसिटी, और ये मैग्नेटो इलेक्ट्रिसिटी, ये ऊर्जा पक्ष में 45 है, तो C645, C6:45। अगला है डायरेक्ट करंट इन प्राइमरी सेल्स। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट करंट के ले लेते हैं। C623, C623, और प्राइमरी सेल है, इसके ऊर्जा पक्ष में 11, कोलन 11। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का C6, और ट्रांसफॉर्मेशन का है, इसमें आगे देखते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अदर एनर्जी, तो 4 हो जाएगा, तो C6:4, C6:4। अब वो लिक्विड वहां से लाएंगे, कहाँ से, C2 से। लिक्विड का 5 है, तो ये पी का है, तो कॉमा लगा के 5 कर देंगे। ये सिस्टम सही है। वो दूसरा कर रहे थे तो उससे थोड़ा क्या क्या सवाल गलत होने की चांस ज़्यादा, यानी कि पहले जो ये C6 का हल कर दो, बाकी पी वाला उधर से लेके आ जाएंगे। अब मैग्नेटिज्म, जो चुंबक तत्व होते हैं उसके बारे में जो वर्गांक है वो हम देखते हैं। डाया मैग्नेटिज्म, डाया का इसमें दिया हुआ है 2, C7:2, और पेरा का 7:3, फेरो का 4, ठीक है, ये 7:3। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये इंटेंसिटी 2 और मैग्नेटिज्म का 7।
C7:2। अब जैसे इसमें ये सवाल आ गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का कितना है? C7:3। C7:3 और इंटेंसिटी का था ऊर्जा पक्ष में 2। ये छोटा सा ही है, इसमें और ज़्यादा इतनी नहीं है। बाकी ये नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म आ जाए तो ये 8 रखना है। बाकी ये लगभग C8 के लगभग छोटे मोटे ये बने हुए हैं। अब कुछ सवाल यहाँ से आ जाते हैं, ये जो स्पेशल है इसमें से आ जाते हैं। इसमें मोलिकुलर रे का C9b1, एटम का C9b2 और न्यूक्लियस का C9b3। अगर इसमें न्यूट्रॉन आ जाए, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस वगैरह, तो यहाँ पर आप पेंसिल से 1 कर देना है। अब इसके कुछ सवाल देख लेते हैं हम। इसमें कुछ ये पद्धतियाँ वगैरह है। जैसे मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ कि कई बार सिस्टम आ जाए, स्पेशियल आ जाए और पीएमएसटी आ जाए। पीएमएसटी का मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ मान लो, तो हम क्या करेंगे? अब सवाल में आ जाए ये तीनों चीज़ें आ जाए तो सबसे पहले सिस्टम रहेगा, उसके बाद स्पेशल और उसके बाद ये पीएमएसटी, ये इस तरीके से आएगा। एक इनके सवाल आता है सबसे ज़्यादा जो असाइनमेंट में, क्वांटम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले ये क्वांटम थ्योरी देखना। अब क्वांटम का अलग था और क्वांटम थ्योरी का दोनों का अलग है। क्वांटम हमने इससे पहले भी एक देखा था। जैसे इसमें क्वांटम थ्योरी का कितना है? CN1। अब ये क्वांटम एक और हमने इससे पहले देखा था, वो अलग है। वो उसी का ये C3 का था, या ये क्वांटम, ये C5 का पार्ट है। तो अगर सिर्फ क्वांटम आए तो ये C5 आएगा, और क्वांटम थ्योरी आए तो CN1 रहेगा। तो उसमें यहाँ आ जाएगा CN1। ठीक, ये तो हो गया क्वांटम थ्योरी। अब इसमें हमें प्लस करना है। क्या करना है? लाइट का क्या था? वो रेडिएशन वाला है, जो लाइट वाला रेडिएशन। ये लाइट का था C51। C51 अब होगा कि इनको मिला मान लो जोड़ेंगे तब CN1 तो आ जाएगा। अब ये दोबारा C नहीं आएगा, कोमा लगा के 5 1 करेंगे इस तरीके से। सेकंड जो C नहीं है, क्योंकि अब इसमें जो C पहले से कोमा लगा तो ये C इसमें ऑलरेडी काउंट हो गया है। एक और मैं सवाल आपको करा के बताता हूँ। रेडिएशन इन सरफेस फिजिक्स। ये सवाल मान लो आ जाए तो इसका क्या है देखते हैं। अब ये C क्या है? C9b6। सरफेस फिजिक्स का क्या? C9b6। या कभी ये हाई प्रेशर का आता है, कभी लो प्रेशर का आता है, तो ये हमें चाहिए C9b6। C9b6 और इसके अंदर हमें जोड़ना है सिर्फ रेडिएशन। रेडिएशन का क्या था? लाइट का तो C51 था और रेडिएशन का C5 था।
अब बराबर करेंगे तो ये C9B6 और कोमा और C नहीं आएगा और सीधा 5 आएगा, ये इसका डायरेक्ट। अब आप आगे सीखोगे तब ये सीधा ये डायरेक्ट लिख दोगे आगे, लेकिन आपको ये अभी समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। जैसे हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब अभी मैंने आपको ये बताया कि जैसे स्पेशल ये पीएमएसटी तीनों आ जाए तो उसमें सबसे पहले ये सिस्टम रहेगा। जो सिस्टम वाली चीजें ये कहाँ से शुरू हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये सिस्टम, ये सिस्टम की चीज, ये सिस्टम में से आ रही है। जैसे ये इससे पहले ये स्पेशल है, ये या पीएमईएसटी आ जाए, ये सिस्टम आ जाए या आ जाए, मतलब इनका सीक्वेंस ये होगा। अब अभी वाले सवाल में सिस्टम था नहीं, स्पेशल था, तो स्पेशल को पहले लेंगे और पीएमईएसटी को बाद में लेंगे। ये नियम है इसका। इसमें मैं एक बार मैं अभी मैं समझा देता हूँ, इसका जो नोट्स भेजूंगा उसमें ये लाइन लिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया है, ये मतलब ये चीज़ें आती है नॉर्मल से, तो उनमें सीनियर सिस्टम है और उसके बाद स्पेशल और उसके बाद पीएससी। यदि सिस्टम नहीं आए, स्पेशल आ जाए और पीएमएस, तो पहले स्पेशल आएगा। जरूरी नहीं है कि इस सिस्टम और पीएमएसटी भी दो आ सकते हैं, इन दो। हाँ बोलो बोलो। क्वेश्चन अब, हाँ वो जब आप इसमें ढूंढोगे तब, अब जैसे सरफेस फिजिक्स का आपको जैसे यहाँ तो मिल गया, उसमें से पहले आपको देखना पड़ेगा आ कहाँ से, ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से सारे स्पेशल के है। जैसे आपको ये क्वांटम थ्योरी, सो उसमें ऊपर देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम है, ये यहाँ से देखना पड़ेगा, इसे डायरेक्ट नहीं उठाना है। ये लगभग सिस्टम वगैरह या तो उसके चैप्टर के लास्ट में होंगे या उसकी क्लास के बाद में होंगे। वो आगे भी आगे भी जैसे मेडिकल वगैरह में उसमें है, मैं हर चैप्टर में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब शुरुआत अपनी यहीं से हुई है, फिजिक्स से, ये लगभग, ठीक है। तो वो सबसे पहले यहाँ से आएगी। एक और सवाल मैं लेता हूँ। रेडिएशन इन सरफेस फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू, ये सवाल आ गया मान लो। अब इसमें जैसे रेडिएशन व काला, ये तो हमने देख लिया। अब इसमें क्वांटम थ्योरी भी है, तो ठीक। अब आपको ये सरफेस फिजिक्स यहाँ पर मिल गया और क्वांटम थ्योरी यहाँ पर पढ़ा है। तब आपको ये देखना है कि ये है किसमें, ये सिस्टम में, तो सिस्टम वाली पहले चीज़ें आएगी, फिर ये स्पेशल वाले आएगी और फिर रेडिएशन वाले आएगी। तो हम क्रमवार कर देंगे। CN1 प्लस सरफेस फिजिक्स का था C9B6 और प्लस रेडिएशन का C5। अब सबसे पहले CN1, अब कोमा, अब ये इसका C नहीं आएगा तो सीधा 9B6, और इसका 5 नहीं आएगा तो सीधा, सॉरी C नहीं आएगा, 5 ऐसे आएगा। एक और सवाल मैं लेता हूँ। मान लो ये आ जाए, ठीक है। तो इनमें कौन सी एक थ्योरी है इसमें, देख ले, ये रिलेटिविटी के CN है। सबसे पहले ये आएगी, ये सिस्टम वाली तो ये पता है हमको, सबसे पहले आएगी। तो CN ये लिख दिया। उसके बाद इसमें ये हाई पोटेंशियल लगभग होगा, ऊपर है। हाई पोटेंशियल का C9F8, C9F8 हाई पोटेंशियल
और उसके बाद ये स्पेक्ट्रोपी, ये उस चैप्टर में जाके देखते, ये C5 वाले में लगभग होगा, उसमें देखते हैं। बाकी चीज़ वहाँ से हमें मिलेगी। ये रहा। ये मोनोक्रोमेटिक ये रहा, और रेडिएशन का 5 है। तब इसका क्या होगा, C5911 स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये किसका है, इसी का है पार्ट। इसका वर्गांक हो जाएगा C5, पहले इसी का लिखते हैं, C5919:3। C5911:3 सही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेज वगैरह या जो भी हो, इस यहाँ फिर C911 और कोलन, ये 3 है। हाँ 3 है। अब इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो CN, अब इसका C नहीं आएगा तो फिर ये P पार्ट का ही है, कोमा लगेगा। 9F8, और ये C है तो ये नहीं आएगा तो फिर कोमा लगेगा। 5911, अब ये एनर्जी पार्ट वाला वैसे रहेगा, और 3, इसका ये आंसर ये। हालांकि मुझे उम्मीद है इतना बड़ा सवाल कम ही पूछा जाता, लेकिन हमें ये सवाल करना आना चाहिए, सीखना पड़ेगा, ताकि हमें कोई आगे दिक्कत ना हो। तो सी फिजिक्स। हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल।